हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, कंप्लीट हो गया था वो हमारा। आज कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चन जो कि फार्मूला बेस्ड हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में हर साल लगभग। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम हमारा अपने जो नए टॉपिक्स जो चल रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। राइट, ओके, चलो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि किसी कण का विराम द्रव्यमान, ठीक है, विराम द्रव्यमान बोले तो रेस्ट मास, ठीक है, वो इतना होता है। इतना आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कितना है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t सी स्क्वायर, इतना होता है। मतलब सॉरी दिख ही नहीं रहा होगा आपको, मेरा ध्यान नहीं था। एम नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, जहाँ पे उसने बताया है कि वेयर स्मॉल p इज मोमेंटम, ठीक है, और टी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे उसने बता दिया। बाकी जो सी है वो अंडरस्टूड है आपको कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और एम नॉट इज द रेस्ट मास। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट रेस्ट मास ऑफ एनी पार्टिकल इज दिस, ठीक है, वेयर पी इज मोमेंटम एंड टी इज काइनेटिक एनर्जी। तो आपको सिद्ध करना है कि रेस्ट मास इतना होता है। ठीक है, जहाँ पे कभी कभी वो ये बताता भी नहीं है, वो ये कह देता है कि जो भी आपके नोटेशंस है वो आपके जो भी एक्चुअल नोटेशन आप यूज़ करते हो वो है। मतलब अंडरस्टूड करना है आपको कि पी मोमेंटम है, टी काइनेटिक एनर्जी से शो करते हैं, तो जो आप ऐसे भी लिख देते हैं वो, बट जनरली पीएससी में बता देते हैं ना, तो इतना वो हाई कॉम्पिटिशन्स में करते हैं वो, अदरवाइज ऐसा। ठीक है, तो वो कह देते हैं कि जो भी नोटेशंस है दैट आर यूजुअल मीनिंग, जो उनके हमेशा की तरह यूज़ करते हैं वो है। ठीक है, चलो खैर जो भी है इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। देखें भाई, अब जो एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वो क्या होती है, वो उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा होती है प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, क्या क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई ई, दिस इज द टोटल एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, एम नॉट सी स्क्वायर होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टी होगी। काइनेटिक एनर्जी तो वो बोल ही रहे हैं ना क्वेश्चन में कि टी है। समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको अपन यूज़ कर लेंगे इस फार्मूला को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज ऐसा करो, नंबर मत डालो, यहीं से चला लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ई की जो वैल्यू है ये है ना, 1 डाल लो, चलो इसको, और इसको 2 डाल लेते हैं। 1 को यहाँ रखना है हमें उठा करके, 2 में स्क्वायर करके, तो क्या लिखोगे आप, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि जहाँ जो एक्सप्रेशन मुझे सिद्ध करना है उसमें कहीं पे भी ई नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली मुझे ई की जगह पर ये रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो कुछ कुछ लग रहा होगा आपको कि सिद्ध करना है, क्योंकि जो चीज़ प्रूव करनी है उसको आप लेके चलो, अपने दिमाग में बैठा के चलो कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, कौन कौन से नोटेशंस आ रहे हैं, क्या क्या लेकर के चलना है, किसको रिप्लेस करना है, उससे अपने आप आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अक्ल लगानी पड़ती है। जब हमें सिद्ध करना होता है तब तो हमारी प्रॉब्लम्स आधी तो क्लियर हो जाती है, क्योंकि जो सिद्ध करना है वो एक्सप्रेशन ही हमारे सामने होता है, तो हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ई को मैंने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया विद एम नॉट सी स्क्वायर, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। राइट, ये रिप्लेस कर दिया। बस मुझे यहाँ से क्या करना है, एम नॉट निकालना है, क्योंकि मुझे एम नॉट प्रूव करना है, तो आपको यहाँ से एम नॉट निकालना है। ठीक है, एम नॉट निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है, इसको खोल लो, क्या खुलेगा, एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा अब आपका क्या होगा कि ये देखो इधर लेकर आओगे तो ये क्या बचेगा, एम नॉट सी स्क्वायर बचेगा, एक एम नॉट सी स्क्वायर और ये 2 एम नॉट सी स्क्वायर है, तो एक एम नॉट सी स्क्वायर आपका बचेगा। ठीक है, एक मिनट, ये करेक्शन करो भाई, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 होता है ना, 4 करो इसको, तो क्या होगा, ये कैंसिल ही होगा पूरा। ठीक है, ये एम नॉट स्क्वायर सी 4 कैंसिल, मुझे क्या चाहिए, एम नॉट चाहिए, तो यहाँ पे रख लो 2 एम नॉट सी स्क्वायर, टी स्क्वायर को इधर ले जाओ, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, एम नॉट को रखो यहाँ पे और 2 सी स्क्वायर को अच्छा टी भी आएगा ना यहाँ पे, टी भी आएगा है ना,
तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बचेगा 2t सी स्क्वायर, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, सिंपल सा था। बस आपको ये वाली डेफिनेशन आनी चाहिए कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें भी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का अलग फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी। एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये भी क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो नॉर्मली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे ही फार्मूला कहीं ना कहीं पुट करना होता है। तो ये पूछ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, जनरली ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं कराती हूँ हर साल। तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल आपको ये यूज़ करना है और यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन है एम नॉट विराम द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है, वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू सी बाई रूट 2, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके संवेग यानी कि मोमेंटम, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ई, ये सारी चीज़ें निकालनी है आपको। समझ में आ गई? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ। एम नॉट विराम द्रव्यमान वाला एक कण इतने वेग से गतिशील है तो उसके संवेग, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अ पार्टिकल of rest mass m naught is moving with this velocity, then find momentum, kinetic energy and total energy of the particle, right? okay, सबसे पहले तो अच्छा, ये जो मोमेंटम ये पूछना चाह रहा है, ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पूछ रहा है, राइट। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बताना है आपको, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी बतानी है और एनर्जी बतानी है। ठीक है, चलें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मोमेंटम। व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम? रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, p इज इक्वल टू एम वी। भाई अगर आप मोमेंटम भी लिखते हो खाली तो p बराबर एम वी ही तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे जो m है ये रेस्ट मास नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक मास है, यानी कि ये मूविंग मास है। रेस्ट मास को हमेशा शो करेंगे m नॉट से, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो m को रिप्लेस करो ना, m को हम लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और साथ में v। सही बात है ये भाई, m तो है रिलेटिविस्टिक मास, या इसको मूविंग मास कहते हैं, और इसको आप कन्वर्ट कर दो ना रेस्ट मास वाली फॉर्म में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, v की वैल्यू रख देनी है, c बाई रूट 2 सॉल्व कर लेना है, आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मोमेंटम, या जिसको आप रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कह रहे हो। अगर ये कहता कि रेस्ट मास मोमेंटम निकालो तो p इज इक्वल टू एम नॉट वी रखती है और v को डायरेक्ट यहाँ रखती। समझ में आ गई? लेकिन मुझे m के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे एम नॉट पता है, तो आप m को कन्वर्ट कर लो, यानी कि रिलेटिविस्टिक मास या मूविंग मास को रेस्ट मास में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नंबर दो है आपका रिलेटिविस्टिक काइनेटिक। अच्छा, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी तब निकलेगी जब आप ई निकालोगे, है ना। तो पहले आप ई निकालो, ई क्या होएगा, एम सी स्क्वायर होता है। एम मतलब फिर से कन्वर्ट करो, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, वी रख दो यहाँ पे, आपके पास ये भी फाइंड आउट हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। नंबर थर्ड आपसे क्या पूछा है, आपेक्षिक की गतिज ऊर्जा यानी कि रिलेटिविस्टिक। अभी बताया आपको, ये रहा फॉर्मूला। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का होता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पे एम सी स्क्वायर मतलब ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ना, ई तो आप निकाल ही चुके हो यहाँ पे, है ना। तो व्हाट इज रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ई आप निकालोगे यहाँ से, एम नॉट सी स्क्वायर को रख देना उसके साथ, जो भी आएगा ना आपका आंसर उसको यहाँ रख देना। अच्छा, एक चीज़ और, आंसर जो है वो सी में ही निकालना है आपको, सी के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल कितना है, तो आपको एम नॉट भी नहीं पता यहाँ पे, तो आपको एम नॉट और सी की फॉर्म में निकालना है। जैसे मैं एक रख के बता देती हूँ, यहाँ पे रखोगे आप वी तो कितना आएगा, एम नॉट और साथ में सी बाई रूट 2, नीचे रखोगे 1 माइनस सी बाई रूट 2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से तो बचेगा आपका रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, एम नॉट सी बचेगा। तो एम नॉट सी तो मोमेंटम आ गया। तो अब इसको क्या सॉल्व करोगे आगे, क्या आपको एम नॉट बता रखा है इसने कि कितना है, नहीं बता रखा, मत करो। ठीक है, तो सी रख सकते हो आप यहाँ पे, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सी की फॉर्म में निकाल सकते हो आप आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन है, यदि कण की कुल ऊर्जा उसके विराम द्रव्यमान ऊर्जा की दुगनी हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यदि कण की कुल ऊर्जा, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि उसके विराम द्रव्यमान की दुगनी हो तो कण का वेग ज्ञात कीजिए।
कब? अगर उसकी जो टोटल एनर्जी है E, दिस इज डबल ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी, ये आपको दे रखा है, ये दिस इज रेस्ट मास एनर्जी m0c², और उसकी डबल है आपकी टोटल एनर्जी, E इज टोटल एनर्जी है ना, और उसकी डबल है, ये आपको गिवन है, पर आपको फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? V। तो क्वेश्चन है इफ टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज डबल ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी देन फाइंड आउट द वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे भाई? सीधा सीधा हमें जब E दे रखा है तो मैं क्या करूँगी? मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगी E। ठीक है, मुझे क्या दिया गया है? सिंस E इज इक्वल टू 2m0c²। ठीक है, E क्या होता है? E होता है mc² इज इक्वल टू 2m0c²। अब आप ये सोचोगे m को कन्वर्ट करो ना m0 में, m0c² अपॉन √1 - v² अपॉन, क्योंकि अब तक मेरे पास v नहीं आया, v नहीं आएगा तो मैं v निकालूंगी कैसे? तो सीधी सी बात है ना, m को आप कन्वर्ट करोगे m0 में, तो आपके दिमाग में खुद ही क्लिक करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, थोड़ा सा दिमाग खोलोगे तो, ये सारे क्वेश्चन मैं A to Z क्लास में होती ना तो सारे आप ही से कराती, और मेरे को पता है कि आप कर देते, लेकिन अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो करवा तो सकते ही नहीं, खुद ही कर करके दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो मेरी आपसे ये वो है कि आप बुक में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो, कोई बुराई नहीं है, कुछ मिलेगा ही, कुछ अच्छा ही मिलेगा, आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, उससे आपको समझ में आएंगी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन ही एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा माध्यम है जिससे आपको पता चलता है टॉपिक कितने क्लियर हुए हैं। तो अप्लाइड क्वेश्चन जितने हो सके बुक में जितने हैं उतने करने की कोशिश किया करो। मुझे पता है कि बीएससी में सिर्फ डेरिवेशन और 40% न्यूमेरिकल से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो सब्जेक्ट को लेकर, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, आप अच्छे से अच्छा करना चाहते हो, तो आप अप्लाइड क्वेश्चन करो। ये मेरी उनसे गुजारिश है जो फिज़िक्स में कुछ करना चाहते हैं आगे जाके। ठीक है, चलें, बाकी तो खैर जो है पास ही होना है खाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2m0c², ये देखो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा m0c² से m0c² कैंसिल हो गया। अब तो आराम से निकाल ही सकते हो आप, कितना आ जाएगा आपका? ये 2 को इधर ले आओ और बाकी को उधर ले जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 1 - v² अपॉन c² इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4 आएगा, और v² अपॉन c² कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? √3/2c, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, आप इसे चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, c की वैल्यू रख सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, और क्वेश्चन कर लो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा आपको दे रखी है, विराम द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल आपको भी पता है m0 इज इक्वल टू m0 ऑफ रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³ kg, ये आपको पता है, दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज व्हाट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का ये है। तो इसने पूछा इसके तुल्य ऊर्जा ज्ञात कीजिए कि E कितना होगा। ठीक है, इसके तुल्य ऊर्जा मतलब विराम द्रव्यमान ऊर्जा पूछी है उसने, समझ में आ रही है बात आपको? उसने भाई आप अगर आप ये सोच रहे हो कि आप m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² लगाओ, अरे तो भाई v तो दे ही नहीं रखा, तो आपसे क्या पूछा है उसने पूछा रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये है, इसके संगत ऊर्जा निकालो, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इसकी क्या होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मतलब E रेस्ट निकालनी है आपको, तो वो क्या होगी? m0c², m0 आपको दे रखा है, c² की वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन ले लो, अच्छा है कि 3m लंबाई की एक छड़ है ना, अपनी लंबाई के अनुदिश गति कर रही है। 3m मतलब 3 मीटर लंबाई की एक छड़ है, मतलब ये एक स्टिक है उसकी, ये एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ दे रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, और ये अपनी लंबाई के अनुदिश मूव कर रही है, ये 3 मीटर की है, और ये जो इसकी लेंथ है लॉन्गिट्यूडनल मूव कर रही है। ठीक है, इसकी आभासी लंबाई क्या होगी? एक तो इसने ये पूछा है कि इसने इसकी आभासी, अगर मैं इसको इसकी एक्चुअल लेंथ मान के चलूँ तो मुझे L चाहिए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू L0 √1 - v² अपॉन c², तो इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको आभासी लंबाई ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है? जब इसका आभासी द्रव्यमान अपने विराम द्रव्यमान का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब क्वेश्चन आगे है, आगे क्या है कि अगर इसका जो आभासी द्रव्यमान या इमेजिनरी जो मास है या वर्चुअल जो मास है वो क्या हो जाता है? अपने विराम द्रव्यमान का, अगर वर्चुअल मास में m मान के चलूँ तो वो अपने विराम द्रव्यमान का 3/2 गुना हो जाता है। वो ये कह रहे हैं जब m इज इक्वल टू वर्चुअल मास है, इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक मास,
या जिसे आप मूविंग मास कहते हो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब मास मूव करता है तो उसका मास बढ़ जाता है, तो वो वर्चुअली तो है, क्योंकि ऐसा होता थोड़ी ना है, ऐसा महसूस होता है कि वो द्रव्यमान बढ़ गया। अगर आप किसी भी द्रव्यमान को चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कराओगे या उससे ज़्यादा से मूव कराओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मास बढ़ गया, लेकिन बढ़ता थोड़ी ना है, मास तो जितना है उतना ही होता है। इसलिए जो मूविंग मास होता है उसी को वर्चुअल मास कह रहा है वो। समझ में आ रही है आभासी द्रव्यमान? तो वो ये कह रहा है कि अगर m इज इक्वल टू 3/2 m0 हो तो फाइंड आउट करो कि आभासी लंबाई कितनी होगी, या लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन। आभासी लंबाई मतलब लंबाई में संकुचन। अब संकुचन भी होता थोड़ी ना है जनरल, वो तो हमें महसूस होता है। तो जो संकुचित लंबाई है वो आभासी लंबाई ही तो है भाई, इमेजिनरी लेंथ ही तो है। तो आपको क्या करना है, आपको एल निकालना है। तो एल कैसे निकलेगा, जब वी निकलेगा, वी मेरे पास है नहीं, लेकिन क्यों नहीं निकलेगा भाई, एम इज इक्वल टू मुझे पता है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² होता है। एम रखो ना यहाँ पे, एम कितना है 3/2 m0 है, m0 से m0 कैंसिल करो, v फाइंड आउट करो, यहाँ से v फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ रखो, एक्चुअल लेंथ आपके पास है ही, आभासी लंबाई भी आ जाएगी। समझ में आ गई? तो चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, दिमाग चलाओगे इधर उधर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, गिवन लिखोगे क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, सब चीज़ों को लिंक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके एक भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टॉपिक्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जो हम चला रहे थे फोर मोमेंटम से आगे, फोर मोमेंटम कंजर्वेशन से आगे को वो लेकर के चलेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड CM फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।